हमें पता ही नहीं, कभी पढ़ाया ही नहीं जाता कि टीथ आर एक्चुअली रिलेटेड टू योर बॉडी। जब हम ऐसे बंद करते हैं, जैसे हम खाना खाते हुए दाढ़े मिलाते हैं, उस टाइम पे हमारे फ्रंट टीथ टच नहीं करने चाहिए। जब मैं सुबह उठती थी मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील करती थी। अब हमारे जो बच्चे हैं वो अपने बचपन में कितना प्रोसेस्ड फूड, कितना जंक फूड खाते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी अलाइनमेंट कैसी रहेगी, उसकी जॉ की ग्रोथ कैसी रहेगी। अमेरिका में दिस कंपनी, उन्होंने टूथपेस्ट छोड़ दी है। वो एक च्यूएबल बनाया है, उसको च्यू करते रहो, देन ब्रश कर लो एंड उसको स्पिट आउट कर दो। अगर आप टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रोज़ लगा रहे हो, देन इट इज़ अ बिग इशू। किसी को मर्करी फिलिंग है, इट इज़ रिलेटेड टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। कई बार देखा हुआ है कि बच्चों में ऑटिज्म बिकॉज ऑफ मर्करी। मैंने आपकी रूट कनाल कर दी, पूरा स्टरलाइज कर दिया, फिर भी मैं उसको एवरी 3 to 6 मंथ्स एक्सरे करके चेक करूँगा कि उसमें कोई एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है। ब्रश मॉर्निंग में उठते ही करना चाहिए या कॉफ़ी या चाय पीने के बाद? मैम, कॉफ़ी और चाय तो पीनी नहीं चाहिए सुबह उठ के। क्यों पीनी है? वेलकम गाइस, वेलकम टू माय ड्यूटी टॉक्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर। डॉक्टर समीर जलंधर से हैं एंड ही इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड। ये मेरी फैमिली के डेंटिस्ट भी हैं बिकॉज ही इज़ नॉट अ कन्वेंशनल डेंटिस्ट। पिछले 17 साल से ही डेंटिस्ट हैं, बट पिछले 10 साल से ही इज़ प्रैक्टिसिंग बायो फंक्शनल डेंटिस्ट्री। सो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको अपने दांत, देयर आर स्ट्रेन्स, कैविटीज़, रूट कनाल्स कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, विजडम टूथ निकलवाना चाहिए, बच्चों की ओरल हेल्थ एंड फंक्शनल बायोडेंटिस्ट्री है क्या, इट्स बियॉन्ड योर जस्ट ओरल हेल्थ। डॉक्टर समीर ये बताएंगे कि क्या कनेक्शन है। इट्स वे बियॉन्ड जस्ट आपने अपना दांत ठीक करवाना है। मैंने डॉक्टर समीर के साथ अपना मम्मा का ट्रीटमेंट कराना शुरू किया। दांत ठीक होना इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ whole biological processes. So guys, do watch this podcast till the end. हर एक चीज़ is going to be very interesting. So Sameer, welcome. Sameer is a very very dear friend, so I always call him Sameer. So Dr. Sameer, welcome to the show. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड आई एम रियली लकी कि आपने मुझे चूज़ किया यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर समीर, आप हैं बायो फंक्शनल डेंटिस्ट। यस मैम। जब भी फंक्शनल वर्ड आता है ना, तो मुझे ये पता चलता है कि एक पेशेंट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाले हो। मतलब अगर आपको पेशेंट कह रहा है कि मेरा रूट कनाल करो एंड आपको लगता है कि रूट कनाल में इन्फेक्शन हो सकती है, आप पूरा इम्प्लांट करते हो। तो मतलब इस प्रोफेशन में, जो कि मुझे समझ में आता है, कम पैसा बचता है। तो आपने अपनी एंड डेंटिस्ट के यहाँ क्या 1 2 3 4 किया, आप एक एक पेशेंट के साथ इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो। Guys, he is our dentist also. So why did you switch your job, like profession, this way? आई स्टार्टेड माई करियर एज अ कन्वेंशनल डेंटिस्ट ओनली, लेकिन माइंड में हमेशा था कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं, कुछ ना कुछ डिफरेंट करूं। क्यों मैं लिटरेचर में फंसा रहा हूँ? सो आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। तो मैं डिफरेंट मेंटोर से, डिफरेंट फील्ड्स के मेंटोर से मिलता रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो विद टाइम मैं थोड़ी थोड़ी डॉट्स को कनेक्ट करता गया। तो अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू ईयर्स, मतलब उसके बाद मैं जब समझ आई कि टूथ और बॉडी का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोस्टली कन्वेंशनल डेंटिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि सिर्फ टीथ पे ही फोकस करते हैं। हमें पता ही नहीं, कभी पढ़ाया ही नहीं जाता कि टीथ आर एक्चुअली रिलेटेड टू योर बॉडी, दे आर पार्ट ऑफ योर बॉडी, दैट मीन्स दे आर रिलेटेड टू योर बॉडी। तो मैं वो एक्सप्लोर करने लग गया, टूथ और बॉडी का कनेक्शन, माउथ एंड बॉडी का कनेक्शन। फिर स्टार्टिंग में ही मुझे चेंज क्यों आया, बिगेस्ट चेंज, मैंने जितने फंक्शनल मेडिसिन के एक्सपर्ट्स देखे हैं, मोस्टली मैंने देखे उनको जब तक खुद को प्रॉब्लम नहीं आई या उनकी फैमिली में किसी को दिक्कत नहीं आई, तब तक वो एलोपैथिक या अपनी रूटीन कन्वेंशनल प्रैक्टिस ही करते थे। जैसे ही उनको खुद को इश्यूज़ आए, जब उनको जहाँ पे कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस में आंसर्स नहीं मिले, तो उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया फंक्शनल मेडिसिन को। सो दे टर्न इनटू फंक्शनल मेडिसिन। ऐसे ही मैं डेंटिस्ट्री में, जब मुझे खुद को माइग्रेन्स और सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो जैसे कि मेरे सारे कोलीग्स को, मैं बहुत सारे डेंटिस्ट फ्रेंड्स के साथ बात हुई, वो भी इन्हीं चीज़ों से सफ़र कर रहे थे। तो हमारा एक जनरल कंसेप्ट है डेंटिस्ट का कि भाई जो हम जैसे जिस टेक्निक से काम करते हैं, जिस पोस्चर से काम करते हैं, वही एक रीज़न है हमारे माइग्रेन्स और सर्वाइकल इशू। जब आप इस तरीके से Yes. ओके। तो
क्या हुआ कि माई फादर इज़ उनकी मेडिकल स्टोर है, हम बचपन से ही मेडिसिन पे ही पले हैं समझ लो। मुझे पेन होनी, हेडेक होनी या सर्वाइकल इश्यूज़ होने, मैंने पेन किलर खा लेनी, ठीक हो जाना। तो विद टाइम वो बढ़ती गई प्रॉब्लम, सेवेरिटी बढ़ती गई, तो मुझे हफ्ते में 1 या 2 पेन किलर्स तो खानी ही पड़ती थी। जिस दिन सर्जरी कर ली या कोई टीडीएस जॉब कर ली, उस दिन फिर खानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे मैंने अपनी ओपीडी कम कर दी, बट ये कोई सोल्यूशन नहीं था। तो आई ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग। तो मैंने बहुत सारे जैसे मेंटोर से सीखना शुरू किया और एडवांस लेवल्स पे गया, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से सीखा। तो मुझे समझ आया कि ये टूथ का ही कनेक्शन है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट आई शुड ट्राई ऑन माई सेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले मैंने अपने आप पे ट्राई किया। मेरा सिर्फ एक टूथ टेढ़ा था, अदरवाइज आई हैड वेरी ब्राइट स्माइल। इवन मेरे कॉलेज में भी मेरे सीनियर्स जूनियर्स मेरे इंप्रेशंस लेते थे कि बहुत परफेक्ट स्माइल है, बट सिर्फ एक कनाइन मेरा आउट ऑफ आर्च था। मतलब आपका एक दांत की वजह से आपको माइग्रेन्स हो रहे थे? यस। तो मैं मेडिसिन खा रहा था, तो मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया, अपने टूथ को फिर मैंने लाइन करना शुरू किया। द मोमेंट आई स्टार्टेड, ग्रेजुअली मेरी जो प्रॉब्लम थी वो रिग्रेस होती गई। आपने कैसे उसको दोबारा लाइन किया? ब्रेसिस के साथ, उस टाइम पे ब्रेसिस के साथ किया, क्योंकि अलाइनर्स का कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर मैंने धीरे मुझे जैसे ही मैंने मतलब मे बी 3-4 मंथ्स के बाद मुझे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। वो दिन है और आज का दिन, आई नेवर हैड माइग्रेन इश्यूज़, आई नेवर हैड सर्वाइकल इश्यूज़, नो पेन किलर। और मेरे हिसाब से मैं पहले से 10 टाइम ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई। ओके। एंड फंक्शनल डेंटिस्ट्री और नॉर्मल डेंटिस्ट्री का जो एक डेंटिस्ट है, उनकी डे टू डे रूटीन में क्या फ़र्क है? हाउ इज़ इट डिफरेंट? देखो, अल्टीमेटली कंसेप्ट तो सेम ही है। जैसे फंक्शनल मेडिसिन में क्या करते हैं, हम बेसिक्स पे वर्क करते हैं, ऐसे ही फंक्शनल डेंटिस्ट्री में भी बेसिक्स पे ही करते हैं, वर्क करते लेकिन हैं। आपके पास कोई माइग्रेन के लिए थोड़ा आएगा। मैम आ रहे हैं पेशेंट्स। माइग्रेन के पेशेंट्स आ रहे यस, हैं? यस। अब हम धीरे धीरे जो मेरे क्लोज सर्कल, जो मेरे पेशेंट्स हैं, जितनी हमने अवेयरनेस क्रिएट की है, तो लोगों को समझ आ रहा है, तो दे आर कमिंग फॉर योर बॉडी एक्स, इश्यूज ऑफ द बॉडी फॉर देयर डेंटल चेकअप्स। मतलब आपके पास कोई नॉर्मल डेंटल चेकअप के लिए आता है और आपको वो अपने और भी सिम्टम्स बताते हैं, जैसे कि मेरा सर दर्द हो रहा है, एंड आप उनके टीथ अलाइन करते हैं। हम बेसिकली ना हर पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हमारी क्लिनिक में पूरा प्रॉपर चार्ट बना हुआ है, जहाँ पे हम डिस्प्ले किया हुआ है कि टूथ पर टूथ, जैसे एक टूथ है वो कौन से बॉडी पार्ट से या आपने कौन मुझे से दिखाया था। सर्वाइकल वर्टिब्री से लिंक्ड है। तो हम उनको एजुकेट करते हैं, उनके सारे सिम्टम समझते हैं, पहले उनके टीथ चेक करते हैं। हम समझते हैं कि जब टीथ चेक करते हैं हम अलाइनमेंट, हम बेसिकली डिजिटल स्कैनर्स में यूज़ करता हूँ बाइट के प्रेशर को चेक करने के लिए, उनकी अलाइनमेंट चेक करने के लिए। तो जब वो अलाइनमेंट हम चेक करते हैं कंप्यूटर में, उनको मैं पूछता हूँ कुछ क्वेश्चंस कि आपके टीथ की अलाइनमेंट ऐसी है, तो ये वाले सिम्टम्स आपको होने चाहिए। तो मोस्टली 70-80% पेशेंट्स में सेम सिम्टम्स ही आते हैं। ओके, तो मतलब अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है, वो आपके पास आए, आप उनके दांत चेक करोगे, और अगर कोई दांत टेढ़ा है, आप उनसे पूछोगे कि आपको बॉडी में ये प्रॉब्लम तो नहीं है, and अगर वो प्रॉब्लम हुई तो आप उनका वो टीथ अलाइन करोगे। ठीक करेंगे, बिल्कुल। ओके ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रूट कैनाल ट्रीटेड भी है या इन्फेक्शन है, सिर्फ अलाइनमेंट नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ बायो फंक्शनल डेंटिस्ट्री, इट इज़ नॉट ओनली फंक्शनल डेंटिस्ट्री। बायो फंक्शनल डेंटिस्ट्री मीन्स बायोलॉजिकल एंड फंक्शनल डेंटिस्ट्री। बायोलॉजिकल डेंटिस्ट्री में हम क्या एड्रेस करते हैं, एक तो टॉक्सिन लॉट नहीं होना चाहिए हमारी ओरल कैविटी में। मरकरी आज के टाइम में, क्योंकि पहले तो रूटीन में प्रैक्टिस करते थे, मेरे सीनियर से कई बार बात होती है कि भाई मरकरी तो हम रूटीन में यूज़ करते थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अब इसका रीज़न क्या है कि पहले एनवायरनमेंट में टॉक्सिन लेवल बहुत कम था, तो टूथ में जो टॉक्सिन लेवल था उससे ज़्यादा बॉडी को इम्पैक्ट नहीं आता था। तो अभी एनवायरमेंटल टॉक्सिन लेवल्स इतने हाई हो गए हैं कि हमारे टीथ में अगर कोई टॉक्सिन हम बढ़ा देते हैं तो उसका बॉडी पे इम्पैक्ट बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। राइट। मैंने भी प्रेगनेंसी से पहले अपनी मर्करी फिलिंग्स एक बायो फंक्शनल डेंटिस्ट से जर्मनी में निकलवाई थी, एंड आप निकालते हैं अगर तो गाइज, अगर किसी को मर्करी फिलिंग है, इट इज़ अ वेरी वेरी लाइक रिफाइंड स्किल।
आप किसी नॉर्मल डेंटिस्ट से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मर्करी वापस एब्जॉर्ब हो सकती है एंड इट इज़ रिलेटेड टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड कई बार देखा हुआ है कि बच्चों में ऑटिज्म बिकॉज ऑफ मर्करी। सो प्लीज़ आप डॉक्टर समीर से अपना, बिकॉज आई प्रॉमिस दिस चैनल, मैंने इन लोगों से कब से बोल रही हूँ मैं लेके आऊँगी डॉक्टर को। दुबई में मैंने जाकिया के साथ किया था, तो जाकिया को बेड रिडन हो गई थी। हमारी एक फ्रेंड है, शी वॉज बेड रिडन, और कारण क्या था, मर्करी फिलिंग। सो उन्होंने पूरा बताया कि कैसे मुंह खोल के सोती थी, फिर कैविटीज़ हुई उससे। सो एनीवेज, सो मर्करी डेफिनेटली आप डॉक्टर से निकलवा सकते हैं। प्लस जो ये चेकअप करना है कि पूरे दांत कैसे अलाइनर, कौन सा दांत, तो ये चेकअप कितने का होता है? सो इसमें सारी कंसल्टेशन, इंट्रॉल, स्कैनर और हम पूरी बाइट को चेक करते हैं, तो वी चार्ज 4500 पर पेशेंट। पर पेशेंट, ठीक है, ओके। एंड अब ओरल हेल्थ केयर से शुरू करते हैं, ठीक है। आपने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज किया है, क्योंकि मैं वो फ्लॉस यूज़ करती थी एंड आपने मुझे फ्लॉस से हटा के वाटर फ्लॉस पे ला दिया। अब मैं खाना खाने के बाद वाटर फ्लॉस यूज़ करती हूँ एंड मेरे दांतों से ना इनामल जा रहा था, मैं उसको इतना हार्डली पंचर कर रही थी। आई डोंट नो पीछे की साइंस क्या है, बट मैंने ये देखा है कि मेरा मुंह अब कम सूखता है, कम ड्राई होता है, मेरे टीथ के अंदर शाइन दोबारा आ गई है जब से आपने मुझे वाटर फ्लॉस दिया है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताइए कि वाटर फ्लॉस क्यों यूज़ करना चाहिए और नॉर्मल फ्लॉस क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर दूसरा आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए, प्रणव मेरे पास दुबई आया था, उसने मेरा वाटर फ्लॉस यूज़ किया, उसके गम्स में से ब्लीडिंग होने लग गई। तो फिर मैंने उसको बोला कम प्रेशर पे यूज़ कर, उसके ब्लीडिंग क्यों हुई और गम्स में से ब्लीडिंग क्यों होती है। तो आप मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दो। पहले फ्लॉस, क्यों वाटर फ्लॉस यूज़ करना चाहिए? एक तो जो हम फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं, उस पर केमिकल लगा होता है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। दूसरा, डेंटल फ्लॉस करने की टेक्निक, जब हम टेक्निक ओवर उसको प्रेशर डालते हैं तो गम्स को ठीक करने की बजाय इंजर भी कर सकते हैं। तो हम रोज़ अगर नॉर्मल फ्लॉस यूज़ कर रहे हैं तो हम गम्स को धीरे धीरे स्लो इंजरी दे रहे हैं, ट्रॉमा दे रहे हैं। तो अगर ट्रॉमा देंगे तो गम्स में इन्फ्लामेशन आएगी, उसमें फूड लॉजमेंट और बढ़ेगी, उसमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो बेटर क्या होता है, वाटर फ्लॉस। वाटर हम रेगुलर वाटर यूज़ कर सकते हैं, आरओ वाला वाटर, या जो भी हम पीने वाला वाटर यूज़ करते हैं उसमें वाटर यूज़ करें, हम रूटीन में वो क्लीन करेंगे। और स्टार्टिंग में जब हम वाटर फ्लॉसर यूज़ करते हैं हमें उसकी टेक्निक नहीं पता होती, तो हम थोड़ा सा अगर टीथ से दूर रख के भी कर देंगे तो हमारे वो टूथ का जो प्रेशर, वाटर का प्रेशर है, वो भी गम्स को इंजर कर देता है। तो हमें टीथ और गम्स के पास पास उसको बिल्कुल टच करवा के ही वाटर फ्लॉसर यूज़ करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है प्रणव में विटामिन सी, ऑल्दो वो खाता है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है? उसकी अलाइनमेंट में इशू है और उसको मैंने समझाया भी था। तो आपकी भी जो इश्यूज कम हुए हैं ना, कभी भी एक चीज़ से कोई प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होती, ऐसे ही कभी भी एक चीज़ से प्रॉब्लम ठीक भी नहीं होती। आपके हमने क्लीनिंग भी की थी, अलाइनमेंट भी की, टीथ की अलाइनमेंट से भी गम्स के इश्यूज बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि गम्स की इन्फ्लामेशन के रीज़न ही हमारे टीथ की अलाइनमेंट है, इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस ऑन द टीथ। जो सेंसिटिव गम हो जाता है लोगों का, इट इज़ बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस ऑन द टीथ। ओके। फोर्सेस का जब बैलेंस नहीं होता टीथ पे, मोस्टली हमारे टीथ ना भगवान ने जो बनाए हैं, हर टूथ का कोई एक जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो उसकी टॉप का एक एरिया है, वो शेप ऐसे दी गई है कि उस पर फोर्स लगे या ना लगे। हमारे मोलर्स हैं जैसे, वो सिर्फ 4 पॉइंट्स पे प्रेशर सहने के लिए बने। ये वाले पीछे वाली दाढ़ें, ओके। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कहीं, तो इनेमल एट्रीजन होनी शुरू हो जाती है, या फोर्सेस बढ़नी शुरू हो जाती हैं, या हमारे टीथ पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, टीथ हिलने भी शुरू हो सकते हैं, गम्स इन्फ्लामेशन शुरू हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात, केरीज शुरू हो सकती हैं उससे। ओके, एंड ये जो अलाइनमेंट है ये आप किसी भी एज में कर सकते हैं? हाँ, बस आपके टीथ मोबाइल नहीं होने चाहिए, एज इज़ जस्ट अ नंबर। मोबाइल का मतलब? हिलते नहीं होने चाहिए। ये कितनी देर का ट्रीटमेंट है? जैसे अगर किसी का आपने दांत देखा और उसका एक दांत टेढ़ा है जिसके कारण उसको बॉडी में पेन आ रहा है, उसको आप अलाइन करोगे तो कितनी देर का ट्रीटमेंट है? मोस्टली अगर एक दांत भी आपका अलाइनमेंट से बाहर है ना,
मतलब सारे ही अलाइनमेंट से बाहर है। तो हमें सभी को एड्रेस करना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ एक टूथ को आप वो एड्रेस करना पड़ेगा। इनविजिलाइन देते हो। यस, क्लियर अलाइनर्स, वी यूज़ बायो फंक्शनल अलाइनर्स। ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है क्योंकि आपने मम्मा को दिया, राइट? तो मम्मा हमारे घर के सामने पज्जी रहते हैं, है ना? तो मम्मी गए तो पज्जी की मम्मा के साथ चाय पी रहे थे एंड मम्मा ने कहा रुको मुझे ये निकालने दो। तो मम्मा ने निकाले, मम्मी कहते आंटी कहती हैं आप भी यही करते रहते हो। वो उन्होंने अपने बेटे का नाम लिया, हरभजन भी यही करता रहता है सारा दिन, ये क्या आप दांत से निकालते रहते हो? सो एक्चुअली लोग इस एज में आके कर रहे हैं क्योंकि मुझे ना हमेशा डाउट रहता है कि मैं ठीक कर रही हूँ, मम्मा के साथ ठीक कर रही हूँ। फिर जब वैलिडेशन मिल जाती है कि यार अगर कोई क्रिकेटर भी कर रहा है या कोई सेलिब्रिटी कर रहा है तो हम भी ठीक ही कर रहे होंगे। तो कितने महीने या साल लगते हैं इसको अलाइन डिपेंड करने करता है में? आपके टीथ कितने हमें अलाइन करने पड़ेंगे, कितना फोर्सेस का इम्बैलेंस है। 6 मंथ्स टू 2 years वट एवर, मतलब इतना टाइम लग सकता है। मोस्टली जो हमारी एवरेज पेशेंट है 1 year में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और अलाइनर्स का क्या फ़ायदा है कि एक तो वो बायोलॉजिकली मोर एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि आप अगर ब्रेसेस लगा रहे हो दे आर मेटल अलॉयज़ हैं। और प्लस आप जितना मर्ज़ी क्लीन कर लो, बच्चों से तो वैसे ही नहीं क्लीन हो पाता अच्छे से, तो वहाँ पे कहीं ना कोई फूड स्टक रहेगा। अगर फूड स्टक रहेगा तो वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो वो आपके गट को डिस्पाइसिस क्रिएट करेगी। राइट। तो आप अलाइनर्स क्या उतारो, क्लीन करो, फिर लगा लो। और सबसे जो हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें हम एवरी 10 days न्यू अलाइनर देते हैं। तो अगर आपका 10 days में ख़राब भी हो गया, वैसे होता नहीं इतनी जल्दी, किसी पेशेंट का भी हुआ नहीं, अगर हो भी गया तो 10 days के बाद तो नया अलाइनर है। नया लाइनर, ओके। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ओरल हाइजीन की कि मुंह से स्मेल आना, लोग उसके लिए माउथ वॉश यूज़ करते हैं। इंडिया में करते होंगे, बाहर ऑलरेडी लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं एंड ऐसी कंपनीज आ गई हैं जिन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया है कि अब वो नॉर्मल माउथ वॉश नहीं है। तो आपके हिसाब से माउथ वॉश करना चाहिए? मैं फिर रूट कॉज पे बात करूँगा। गम्स में इन्फ्लामेशन होती क्यों है? गम्स में इन्फ्लामेशन तब होती है जब उसमें फूड प्लाक, जैसे खाना जमना शुरू हो जाता है टीथ पे। वो क्यों जमता है? मोस्टली स्टार्ट होता है हमारे फ्रंट लोअर टीथ से। जब हमारे टीथ, लोअर और अपर टीथ, फ्रंट वाले जो आगे वाले दांत हैं, वो नॉर्मली आपस में टच नहीं करने चाहिए, ऐसे बंद करते हैं जैसे हम खाना खाते हुए दाढ़ें मिलाते हैं, उस टाइम पे हमारे फ्रंट टीथ टच नहीं करने चाहिए। उसमें इतना गैप होना चाहिए कि इजीली पेपर बिना रुके बाहर निकलना चाहिए। बट किसी भी रीज़न के कारण, अगर ये फ्रंट 6 दांत के 9 टू के 9, किसी भी रीज़न्स बहुत होते हैं, उस पर हम इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। किसी भी रीज़न के कारण वो गैप आपका ख़त्म हो गया, आपके नीचे वाले टीथ और ऊपर वाले टीथ आपस में टच करने लग गए, तो वो ट्रोमेटिक बाइट गिनते हैं कि वो टीथ बेसिकली सिर्फ टेंजेंशियल, मतलब जो फ्रंट टीथ हैं हमारे, वो नॉर्मली प्रेशर जो कंप्रेसिव प्रेशर सहने के लिए नहीं बने, लेकिन अगर उन पे पड़ेंगी दैट मीन्स उनको अनवांटेड फोर्सेस बढ़ रही हैं। अनवांटेड फोर्स मीन्स ट्रॉमा। जब उन पे ट्रॉमा आएगा तो माइक्रो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है उनकी। माइक्रो मूवमेंट से क्या इम्पैक्ट आएगा? जो हमारा गम्स और टीथ का जंक्शन है, हमारे टीथ और गम्स में एक नेचुरल गैप होता है जिसमें से जिंजिवल फ्लूइड निकलता रहता है, जो हमारे गम्स को और टीथ को क्लीन रखता है। वहाँ पे जब दांत और गम्स में बीच में वो हिलने लग जाता है तो कैपिलरी एक्शन से आपका फूड उसमें अंदर जाना शुरू हो जाता है, जो खाना जमना शुरू हो जाता है। फिर वो जिंजिवल जो फ्लूइड है जो गम्स में नेचुरल निकलता है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। जब वो ब्लॉक होना शुरू होता है तो टीथ क्लीन रहने बंद हो जाते हैं, खाना और जमना शुरू हो जाता है, लेयर बाय लेयर जमना शुरू हो जाता है। उसी प्लाक के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अब वही एनारोबिक बैक्टीरिया हमारे पेट में भी जाते हैं, हम खाना खाते हैं या स्वेलो करते हैं सलाइवा। एक तो हमारे गम्स की हेल्थ कम होगी क्योंकि जो जिंजिवल फ्लूइड है वो आना बंद हो गया, तो उसमें एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बेसिकली ओरल फ्लोरा को मेंटेन रखते हैं, वो बंद हो गया। ओरल फ्लोरा माइक्रो फ्लोरा का इम्बैलेंस हो गया, वो बेसिकली जो टॉक्सिन्स सिक्रीट करते हैं उनके कारण स्मेल आती है। अब जब वही बैक्टीरिया हमारे पेट में जाते हैं, गट में जाते हैं, तो गट में भी वो डिस्पाइसिस क्रिएट करते हैं। अदरवाइज पेट के अंदर, गट के अंदर बैक्टीरिया कहाँ से जाएंगे? वो माउथ से ही जाएंगे। तो इस बाइट को
कैसे ठीक करते हो? फिर से उसी से। बाय वी आर यूजिंग फंक्शनल अलाइनर्स। बाइट भी ठीक होती है, अलाइनमेंट भी ठीक होती है। नॉर्मली हमारा फोकस ये नहीं होता कि सिर्फ हम आपकी स्माइल ठीक करें। स्माइल वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, हमने उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव करनी है कि जब हम खाना खाते हैं या आपस में दांत मिलाते हैं किस टाइम पे कौन सा टूथ टच होना चाहिए। सो गाइज, जहाँ पे डॉक्टर समीर ने स्माइल बताया, जैसे आप मेरे दांत देख रहे हो, ये यहीं पे ही अंदर को जा रहा है। इट शुड गो लाइक वाइड लाइक दिस, क्योंकि मैं डॉक्टर समीर को बहुत टाइम से जानती हूँ, इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। सो ही इज़ वर्किंग राइट नाउ ऑन माई टीथ, ताकि जो मेरी स्माइल है वो ऐसे ना ख़त्म हो जाए, ब्रॉड हो। एंड अगेन ही सेड ब्यूटिफिकेशन इज़ जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री। या मेरा कारण क्या था, वाई आई वेंट टू हिम वॉज, रात को मेरा फेस खुल जाता था, लाइक मुंह खुल जाता था, एंड मैंने माउथ टेपिंग शुरू करी। एंड मुंह खुलने के बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी जॉ की डेफिनेशन काफ़ी छोड़ दी थी। अगर आप मेरा फेस देखो तो मेरी रिसीडिंग चिन है, मेरी चिन पीछे को जा रही है, बिकॉज मैं तो मेरा कंसर्न एक्चुअली ब्यूटी था कि यार वाई आई हैव अ रिसीडिंग चिन। तो रिसीडिंग चिन से मुझे पता चला कि अगर आप ये देखो यहाँ पे एक लाइन, दिस दिस एंड दिस शुड बी वन लाइन, राइट। मेरी चिन पीछे को क्यों जा रही है? क्योंकि रात को मेरा मुंह खुल रहा है। मुंह क्यों खुल रहा है? बिकॉज ये फोर्सेस इम्बैलेंस हो गई हैं। सो देन एक डॉट से दूसरे डॉट से मैंने कनेक्ट किया, एंड देन आई गॉट अ सोल्यूशन फ्रॉम समीर, and he's given me also Invisalign, although mama is very rigorous and I'm mostly on and off, so okay, I get it. So मेरी माउथ ड्राइनेस कम हुई है। इसका मतलब क्या है कि रात को मेरा मुंह कम खुल रहा है। यू नो, जब मैं सुबह उठती थी मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील करती थी, एंड जिसके कारण हो सकता है मेरी 4 बजे नींद भी खुलती होगी। तो अभी मेरी नींद थोड़ी एक्सटेंड हो गई है। सो द बिगेस्ट डिफरेंस आई सॉ इज़ मेरा मुंह कम ड्राई होता है मेरा फेस, तो मे बी ये अच्छे से लॉक होने लग गया है। बट व्हाट आई कैन टेल यू, आपने मुझे कहा था मुझे 1 साल लगेगा, बट डेफिनेटली मुझे 2-2.5 साल लगेंगे। गेट रेडी फॉर इट, बिकॉज आई एम नॉट वेरी बट रेगुलर या बट पीपल आर डूइंग इट। कैन यू इमेजिन, मम्मा इतना अच्छे से कर रही हैं, एंड सिर्फ आप ही मेरे एक पेशेंट हो जो इतना डिले कर रहे हैं, अदरवाइज एवरीवन इज वेरी रेगुलर। ओके, क्वाइट। सो बेसिकली आपका हमने क्या किया है, आपका जो जॉ था पीछे से वो थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड था, तो टंग को स्पेस नहीं मिलती, टंग फिर बाहर को प्रेशर करती, जिसको बोलते हैं हम टंग थर्स्टिंग। तो हम बार बार टंग को प्रेस करते रहते हैं टीथ से, अपर पैलेट से या टीथ से या लिप्स से, तो उससे हमारा प्रेशर जब क्रिएट होता है तो हम मुंह खोल देते हैं ताकि वो प्रेशर रिलीज़ हो। अभी हमने क्या किया है, और यही एक रीज़न होता है सबसे बड़ा स्लीप एपनिया का भी, जब टंग को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती, वो थक जाती है कई सालों से पुश कर करके, तो वो पीछे को फॉल बैक करना शुरू हो जाती है। तो फिर पापा का भी कर दो, उनको था, अब नहीं है, उनको ठीक कर दिया। तो बेसिकली सिर्फ आपका जॉ एक्सपेंड किया ताकि टंग को स्पेस मिले, टंग को स्पेस मिली और डिहाइड्रेशन भी कम होगी, माउथ ब्रीदिंग कम होगी। माउथ ब्रीदिंग कम हो गई। यस, मेरे को आजकल, मैं पहले अपनी माउथ टेप ट्रैवल करती थी लेके, अब नहीं मैं करती हूँ, वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। ओके, सो माउथ वॉश, बैक टू द क्वेश्चन, माउथ वॉश करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरा अपना रिसर्च है, अपना व्यू है, मैं डेफिनेटली बताऊंगी, पर मैं पहले आपसे पूछती हूँ। माउथ वॉश हमें मार्केट से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम घर में बना सकते हैं। सबसे बेस्ट माउथ वॉश, मैं माउथ वॉश की बात करूंगा जो आप रूटीन में यूज़ कर सकते हो। Okay. माउथ ऑयल पुलिंग बेसिकली फॉर योर मसल्स एंड द बैक्टीरियल ग्रोथ। उससे मसल्स भी वर्क करती हैं। यस, मसल्स की एक्सरसाइज है। एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। यस, अगर आप कोई एंटी बैक्टीरियल यूज़ कर रहे हो ऑयल, तो सबसे पहले मैम समझो कि घर में कैसे बना सकते हो। ल्यूक फॉर्म वाटर लेना है और उसमें सॉल्ट डाल देना, दैट इज़ द बेस्ट माउथ वॉश फॉर योर सेल्फ। आपको केमिकल बेस्ड कोई माउथ वॉश लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, खाना खाने के बाद? बट माउथ वॉश से जो एक फ्रेशनेस सी आ जाती है, प्याज की स्मेल चली जाती है। इंडियन प्याज बहुत खाते हैं, प्याज की स्मेल तो नहीं जाएगी? वो तो मेरे हिसाब से माउथ वॉश से भी नहीं इतनी जाती, वापस आ जाती है। वो तो टाइम बिंग है ना, जब तक केमिकल का इफेक्ट है तब तक, जैसे हम डीओ लगाते हैं, जब Yes. तक डीओ का इफेक्ट है तब तक ठीक है। तो आप बताओ डीओ लगाना चाहिए या नहीं?
नो, डायरेक्टली अपने लिम्फ नोड्स पे, बिग नो। सो इवन माउथ वॉश सिर्फ मुझे पता है आप बहुत पोलाइट हो, आप नहीं बताओगे, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आओगे कि माउथ वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए, बट मैं चैनल पे मुझे तो लोगों का ध्यान रखना है, चाहे मुझे बाद में प्रॉब्लम हो जाए। गाइस, माउथ वॉश मत यूज़ करो, बिकॉज आपकी जो ओरल बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये माउथ वॉश उसको भी ख़राब करता है, जैसे सैनिटाइज़र होता है, राइट? गुड बैक्टीरियाज एंड बैड दोनों को मारता है, जैसे एंटीबायोटिक है, गुड एंड बैड दोनों को मार रहे हैं। सेम इज़ योर माउथ वॉश। सो माउथ वॉश एक नहीं, मैं उसके और 10 नुकसान बता सकती हूँ। माउथ वॉश इज़ अ बिग नो। एंड येस, मैं कोकोनट ऑयल पुलिंग करती हूँ ताकि मेरा खाना ना चिपके, इनामल रहे, एंटी बैक्टीरियल है। एंड येस, इट्स आयुर्वेदा से काफ़ी इसके जो मैंने चेंज किया है, पहले मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल पुलिंग करती थी, अब मैं कोकोनट ऑयल को बेस लेती हूँ, उसमें 1-2 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल। हाँ, एसेंशियल ऑयल। आप फिक्र ना करो, मैं ओजोन ऑयल तो नहीं यूज़ कर सकती। सो But that is the best thing. last time when I was going back to Dubai, Sameer gave me, sorry, I don't call him Dr. Sameer, he's a very good friend. So Sameer gave me ozonated oil, and trust me guys, मैं आपको नहीं कभी रिकमेंड करती अरे किसी को उस टॉर्चर से मेरे जो जाना। पेशेंट्स रूटीन में यूज़ कर रहे हैं वो दोबारा लेते हैं। I couldn't do it. नहीं, उसकी भी देखो ना, अगर आपको टेस्ट में प्रॉब्लम है तो उसको डाइल्यूट करके ले सकते हो, कोकोनट ऑयल में डाइल्यूट कर लो। सबसे मेरे पास कई मदर्स आके पूछते हैं कि हम बच्चों को कौन सी पेस्ट यूज़ करवाएं, Paste. टूथपेस्ट कौन सी यूज़ Yeah. करवाएं। उनके लिए सबसे बेस्ट है एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। आप ब्रश पे लगा के करो सोफी करती है। तो आप समझो उसमें आपके टीथ का लस्टर भी बढ़ेगा, क्लीनिंग भी बेटर होगी, उस पर प्लाक फॉर्मेशन भी कम होगी। टूथपेस्ट विद फ्लोराइड और विदाउट फ्लोराइड? ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, तो मैं ये कहूँगा कि इट हार्डली मैटर्स। अगर आप टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रोज़ लगा रहे हो, उसको लेके जा रहे हो अंदर, देन इट इज़ अ बिग इशू। आप जस्ट ब्रश पे थोड़ी सी पेस्ट टच करो, यू डोंट रिक्वायर लॉट अमाउंट ऑफ, बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए हमें टूथपेस्ट की ब्रशिंग के लिए, हमें बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए। और साथ में मतलब मैं अपने सभी पेशेंट्स को या मैं खुद अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए ओजोनेटेड ऑयल साथ में यूज़ करता हूँ। I use very little amount of toothpaste and 2 drops of ozonated oil. पर कोकोनट ऑयल मॉर्निंग में फ्रेशनेस नहीं आएगी ब्रेथ? बिल्कुल आती है। आजकल आपको पता है अमेरिका में दिस कंपनी, उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने टूथपेस्ट छोड़ दी है, वो एक च्यूएबल बनाया है, टेबलेट बनाई है, उसको च्यू करते रहो ब्रश कर लो एंड देन ब्रश कर लो Brush एंड कर उसको स्पिट आउट कर दो। Yes. सो डू यू थिंक दे आर बेटर देन टूथपेस्ट? देखो मैम, कोई भी नई चीज़, अभी मुझे इतनी उसकी बेसिक्स इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा, बट यू कैन डू दैट ऑल्सो। उसमें कितनी क्वांटिटी में क्या है उसको स्टडी करना पड़ेगा ना। तो मेरे हिसाब से जो मैं खुद जो चीज़ अपने यूज़ कर सकता हूँ या अपनी फैमिली को यूज़ करवा सकता हूँ वो है एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। ओके, तो मॉर्निंग फ्रेशनेस कहाँ से आएगी ब्रेथ में? ब्रेथ में फ्रेशनेस क्यों नहीं आती, पहले तो ये समझो। रात को ब्रश करते हो आप सोने से पहले? 110%। वेरी गुड। वाटर फ्लॉस यूज़ करते हो? डिनर के बाद। मेरा वाटर फ्लॉस ऐसे होता है हमेशा खाने के बाद ना, पहले आपको याद है आपने जब मुझे कहा था ले लो, मैंने ले लिया, फिर वो 3 महीने पड़ा रहा, और दुबई के पानी में तो इतनी मिट्टी कर नीचे इकट्ठी हो जाती है। आई डेंट यूज़ आर ओ वाटर। अच्छा, हाँ, दुबई का पानी अगर ओके। टैप वाला पड़ा रहेगा उसमें उतनी मिट्टी इकट्ठी हो गई, एंड देन मैंने दोबारा लिया। बट जब आपको वो फीलिंग पता चलती है ना खाने के बाद, वो क्लीन फीलिंग, एंड तब आपको इतना एडिक्शन हो जाता है। अब मैं ट्रैवल करती हूँ क्योंकि होटल्स वगैरह में रुकना है, आई ट्रैवल विद माई वाटर फ्लॉस, नहीं तो बार बार खाना खा के टंग लेफ्ट राइट जाती रहती, बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू ऑफ दिस क्लीनलीनेस। तो अगर आप अपनी अलाइनमेंट जल्दी कंप्लीट करवा लोगे ना तो उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। ऐसे नहीं बंद नहीं करनी, बट आपको बहुत जैसे ओवर लग रहा है ना यूज़ करना, तो उसको वो भी कम हो जाएगी। So I have to be very very serious with my aligners. तो आप कोई अब फ्रेशनेस चाहिए तो कोकोनट ऑयल से आती है। आती है, आती है। मुझे यहाँ तक पहुँचना है। जैसे बॉडी फैट का होता है ना, मुझे 54 वेट तक पहुँचना है, तो मुझे ओरल हेल्थ में यहाँ तक पहुँचना है कि मुझे कभी फ्लॉस की ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं, फ्लॉस करनी पड़ेगी। वाटर फ्लॉस तो रिक्वायर्ड है। इस हमेशा रिक्वायर्ड है क्योंकि खाना तो फंसेगा ही।
एंड एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं कॉफ़ी ड्रिंक करूँ या जो चाय पीते हैं, एज के साथ ना लोगों के दांत पीले होने लग जाते हैं। एंड मैंने देखा कि वो लोग स्पेशली दुबई में वो लोग यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि इवन अमेजोन से ना किट मिल जाती है। पेस्ट, यहाँ पे एक पेस्ट लगाओ एंड एलईडी का एक इक्विपमेंट है। सो बट देर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट काइंड ऑफ वाइटनिंग। वो एक टाइम के लिए वाइट कर देगा एंड सेम सारी दुनिया के डेंटिस्ट यही यूज़ कर रहे हैं। यस एंड मुझे समझ में नहीं आता मैं जाऊँ कहाँ अपने स्ट्रेन्स के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू डेंटिस्ट। सो अब कैसे करें हम? देखो, अगर तो आपके स्टेन्स आ चुके हैं तो सबसे पहले तो स्केलिंग करवाओ, क्लीनिंग। उसके बाद रूटीन में आप ओजोनेटेड ऑयल से ब्रशिंग करो। सब कुछ घूम के ओजोनेटेड, बट ओजोनेटेड ऑयल मार्केट में मिलता है? मे बी इन कमिंग फ्यूचर कनाडा में मिलता है, यूएसए में, यूके में तो हाँ, मिलता है। यहाँ तो नहीं मिलेगा ना। इंडिया में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ हैं जैसे ओजोन फोरम ऑफ इंडिया वाले हैं वो। आप माई ड्यूटी के अंडर लॉन्च कर दो। ओके, करते कोई नहीं, जो डॉक्टर मिलिशा है उनका जो ब्रांड है OFI, उनके अंडर उनसे मिलते हैं। अच्छा, यस ठीक है। हम मिलिशा को भी, मैं डॉक्टर मिलिशा को भी आई एम इंटरव्यू। यस। तो बस मेन वही है कि उसका टेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम। उसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, कोई स्वीटनर नहीं डालते, कोई हम केमिकल नहीं डालते ओजोनेटेड ऑयल में, तो इसीलिए उसका नेचुरल टेस्ट है। हम उसको टेस्ट को चेंज नहीं करते। तो ये टूथपेस्ट फिर आई कहाँ से? पहले के लोग दातुन करते थे, एंड ये टूथपेस्ट आई कहाँ से? क्योंकि अगर इट्स जस्ट इट्स नॉट ब्रिंगिंग एनी गुड टू योर टीथ एंड एक ऑयल से ही सारा काम हो सकता है, देन वाई आपके हिसाब से पेस्ट का कोई जगह है मार्केट में, या पेस्ट पूरी ख़त्म हो जानी चाहिए? देखो मैम, जिनके बहुत ज़्यादा प्लाक्स होते हैं, जो अपनी हेल्थ, ओरल हेल्थ नहीं मेंटेन कर सकते, उनके लिए डेफिनेटली टूथपेस्ट चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा डिटर्जेंट इफेक्ट होता है जो आपको ऑयल्स में नहीं मिले। ओके, अच्छा, वो जो झाग बनती है। यस। राइट। तो अगर आपके टीथ अलाइंड हैं, कोई ओवर कैलकुलस नहीं है, गम्स की हेल्थ अच्छी है, तो टूथपेस्ट की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं है। यू कैन शिफ्ट टू ऑयल्स। और ऑयल से सबसे और फ़ायदा क्या है, जो टूथपेस्ट होती है ना, दे आर देमसेल्व्स एब्रेसिव। आप जितनी जेल्स लोगे, जेल्स आर मोर एब्रेसिव देन क्रीम्स। हमें लगता है जेल लोगी तो बड़ी ज़्यादा बेटर है, बट जेल ज़्यादा एब्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स। तो वो भी धीरे धीरे आपकी इनेमल को इरोड कर ही रही है, तो उससे बेटर है ऑयल्स लो। ऑयल्स आर नॉन एब्रेसिव। मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे टीथ अलाइन होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो मैं कोशिश करूंगी आई स्विच टू ऑयल्स, विच इज तो आप ऐसा कर सकते हो ना, जैसे आपने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया, उसमें 1 to 2 ड्रॉप्स ओजोनेटेड ऑयल यूज़ कर लिया। ठीक है। रूट कनाल्स यस। कराने चाहिए कि डायरेक्ट दांत निकलवा के नया इम्प्लांट? मैं फिर उसी बात पे आऊँगा, रूट कॉज पे। आपको रूट कनाल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? चलो पड़ गई, लेट्स से मेरे दांत में कीड़ा लग गया एंड डॉक्टर टोल्ड मी कि देयर इज अ कैविटी एंड यू हैव टू गेट योर रूट कनाल डन। लेट्स से आई कम टू यू एंड आई से आई मेरे दर्द है, यहाँ पे इन्फेक्शन है, आप क्या करोगे? आप रूट कनाल करोगे या आप नया दांत लगा दोगे? मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि आपकी जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ टूथ के अंदर है या बोन में भी चली गई है। अगर तो टूथ के अंदर है, टूथ वाइटल है, अभी डेड नहीं हुआ, तो हम रूट कनाल नहीं करेंगे। कैप लगा दोगे? नहीं, उसको पहले, सबसे पहले नर्व्स को हम सील करेंगे, पल्पोटमी करेंगे, उसको नर्व्स को सील करेंगे, उसके ऊपर फिलिंग करेंगे, फिर ऊपर कैप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो कैप भी लगाएंगे। रूट कनाल मेरे लिए लास्ट स्टेज होगी। अगर आपके रूट कनाल्स प्रॉपरली स्टरलाइज हो जाती हैं, प्रॉपरली सील हो जाती हैं, कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं रहती, तो हम उसको चलाते हैं। मैं ओजोन थेरेपी यूज़ करता हूँ, मेडिकल ग्रेड ओजोन यूज़ करता हूँ रूट कनाल्स को स्टरलाइज करने में। अभी जो मेरी प्रैक्टिस डेवलप हो चुकी है, तो 95% मुझे रूट कनाल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप कैसे मैं करते हो? 2015 से मेरे हिसाब से 20 रूट कनाल्स भी नहीं की होंगी। तो आप करते क्या, वही स्टरलाइज करके? नर्व सील करता हूँ। मोस्टली मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनके टीथ वाइटल ही होते हैं, और मैं 17 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको शुरू से ही पहले दिन से एजुकेट कर रहा हूँ। अगर उनको इतने साल से मैं एजुकेट कर रहा हूँ,
तो उसका उनको भी फ़ायदा हो रहा है। जैसे ही उनको प्रॉब्लम शुरू होती है उसी टाइम पे आ जाते हैं। मोस्टली जब हम कहते हैं मुझे ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है या कान तक, सिर तक, आईज तक पेन जा रही है, दैट मीन्स आवर टीथ आर वाइटल। तो हमें उस स्टेज में रूट कनाल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब सेंसेशन है। यस, दैट मीन्स वाइटल है, तो हम रूट कनाल करते ही नहीं। हम टूथ को वाइटल ही रख के उसको सील करके ऊपर फिलिंग करके और कैप कर देते हैं। ओके, बिकॉज मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि रूट कनाल के अंदर की जो इन्फेक्शन है वो वापस आएगी ही आएगी, 100% आएगी। रूट कनाल की, अगर वो रूट कनाल में गई नहीं, रूट कनाल में चल गई तो टूथ डेड हो गया, नॉन वाइटल हो गया। अच्छा, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, क्लीन करके ऊपर कैप लगा देते हैं। सो इवन देर आर आई थिंक ओवर 99% ऑफ केसेस जिनके कैप लगी हुई है उनके नीचे इन्फेक्शन वापस आ जाती है बिकॉज वो कभी 100% गई नहीं थी। यस, अगर वो प्रॉपर स्टरलाइज नहीं हुआ, अगर वो प्रॉपर स्टरलाइज नहीं हुआ तो इन्फेक्शन ग्रो बैक। तो उसमें मोस्टली सारे केमिकल यूज़ करते हैं। जैसे आपने बोला कि माउथ वॉश में जो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश होता है, जो वही क्लोरहेक्सिडिन हम डेंटल जो रूट कैनाल्स को डिसइंफेक्ट करने में यूज़ करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज़ करते हैं। बट जब से मैंने ओजोन थेरेपी स्टार्ट की है, मैं ज़ीरो केमिकल यूज़ करता हूँ। सिर्फ ओजोन थेरेपी से, ओजोन के इंजेक्शन से या ओजोन इंसफलेशन से, ओजोनेटेड सलाइन यूज़ करते हैं, उससे हम स्टरलाइज करते हैं और सील करते हैं। मैंने आपकी रूट कनाल कर दी, पूरा स्टरलाइज कर दिया, फिर भी मैं उसको एवरी 3 to 6 मंथ्स एक्सरे करके चेक करूँगा कि उसमें कोई एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर एवरी 6 मंथ्स हम उसको चेक कर रहे हैं, अगर किसी टाइम पे भी मुझे लगा कि नीचे इन्फ्लामेशन आ रही है, आई विल एक्सट्रैक्ट दैट टूथ। एग्जैक्टली। सो बट ये है कि उसको इन्फेक्शन को लॉन्ग टर्म नहीं चलनी चाहिए। मोस्टली सभी कहते हैं कि रूट कनाल होगी जी, अब 15 साल कहीं नहीं जाएगा दांत कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो उसके अंडरनीथ इन्फेक्शन है उससे भी उसको स्मेल कौन आने एड्रेस? लगती है। यस यस, वो तो बैक्टीरिया, वो तो है ही एनारोबिक बैक्टीरिया। ब्रश मॉर्निंग में उठते ही करना चाहिए या कॉफ़ी या चाय पीने के बाद? मैम, कॉफ़ी और चाय तो पीनी नहीं चाहिए सुबह उठ के। क्यों पीनी है? सबसे पहले सिंपल वाटर पियो। कॉफ़ी और चाय तो बाद में पीनी चाहिए, लेटेस्ट, जब आप फ्रेश हो गए हो या कुछ आपने एक्सरसाइज करनी है, तब आपको रिक्वायर्ड है कि आपने बुलेट कॉफ़ी पीनी है आपको एनर्जी बढ़ाने के लिए, तब पी सकते हो। उठते सार कभी भी चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। बैड टी इज़ द बिगेस्ट मतलब स्कैम फॉर आवर बॉडी। अच्छा, मैं खुद खाली पेट, मतलब व्हाट आई ड्रिंक इज वो जो हमारा चाय क्रीमर है तो वो दैट डाल इज हैविंग एमसीटी ऑयल ना, एमसीटी पाउडर, हाँ, एमसीटी पाउडर और बहुत माइल्ड कॉफ़ी। मतलब मैं उठने के अपनी मेडिटेशन के बाद 20 मिनट में ले लेती हूँ। बाद में लेते हो ना आप? 20 मिनट्स पहले में। पानी पीते हो? यस यस यस, बिग सबसे पहले ग्लास ऑफ वाटर जरूर वाटर। पीना। यस यस, क्योंकि बॉडी पूरी रात से डिहाइड्रेटेड है। यस, या डिहाइड्रेटेड भी है। कई और बार जो मैं साथ में इवन पानी के साथ में, कई बार अगर मैं फास्टिंग नहीं कर रही हूँ तो आई इवन टेक सम नट्स। बेटर है पहले वाटर लो, हाँ, वाटर के साथ। सिर्फ वाटर लो, ओके। क्योंकि जो हमारे रात से सलाइवा में जो एंजाइम्स हैं वो हमारे गट में चले जाएंगे। दे आर हेल्दी वंस। दे आर हेल्दी वन, बिकॉज पूरी रात हमने कुछ खाया नहीं। क्योंकि बचपन में जब पिंपल निकलता था तो दादी बोलती थी सुबह उठते ही पहले सलाइवा लगाओ, लगा लो, एंड वो सच में ठीक हो ठीक जाता हो था जाता बिकॉज इट हैज बेनिफिशियल बैक्टीरियाज Yes. एंड इट शुड गो इनसाइड। कितना पानी पीना चाहिए सुबह उठ के? जितना पिया जाए। कई लोग तो 1 लीटर पी लेते हैं। मैं भी पी लेती बिकॉज दिस आपको डेवलप करना पड़ता है वो चीज़, वो अपनी चीज़ बॉडी डेवलप करनी पड़ती है। हमें हम खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पानी पे कम देते हैं, जबकि हम पानी में के साथ तो बहुत देर चल सकते हैं। नहीं, पता है आपका थर्स्ट सिग्नल जो है, जो आपने कहा डेवलप करना चाहिए, ये एक्चुअली में बढ़ जाता है। आज से 7-8 साल पहले जो मुझे सच में प्यास लगती थी वो लगती थी 6 से 7 ग्लास की। देन आई फोर्स माई सेल्फ लिटिल बिट। आज मुझे प्यास ही 12 से 14 ग्लास की लगती है। तो दैट्स गुड साइन, वो बैड साइन नहीं है। क्योंकि बैड साइन वो होता है पानी पिया बाथरूम, पानी पिया यूरिन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 14 ग्लास पी के भी कम जाती हूँ देन अदर पीपल जो नॉर्मली जो हमारा डे टू डे होता है। आपने धीरे धीरे डेवलप किया ना। मोस्टली लोग क्या कहते हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ जी पानी बढ़ाओ अपना, 2-3 लीटर 4 लीटर तक लेके जाओ। जो बंदा 1 ग्लास 2 ग्लास पानी पी रहा है दिन में, उसने सोच रहा डॉक्टर साहब ने बोला इतना पानी तो पीना ही पीना है, उन्होंने सीधा पीना शुरू कर देना। दैट इज़ अ बैड हैबिट। आप ग्रेजुअली डेवलप करो, किस टाइम पे कितना पानी चाहिए अपनी आपकी बॉडी खुद बताती है।
आपको जब लग रहा है कि आपको भूख लग रही है या मुंह सूख रहा है या प्यास लग रही तब पानी पियो। विजडम टूथ बहुत परेशान करता है लोगों को, सो इसको क्या निकलते ही एक्सट्रैक्ट करवा देना चाहिए या रखना चाहिए? हमारी जो जनरेशन अभी जो चल रही हैं दे आर ट्रांसफॉर्मेटिव। सबसे पहले जो हमारे सुपर एंसेस्टर्स थे उनकी 5 मोलर्स होते थे, ईटिंग हैबिट्स धीरे धीरे चेंज हुई, फिर 4 मोलर्स रह गए, फिर हम और सॉफ्ट डाइट पे आए, प्रोसेस्ड फूड्स पे आए, तो 3 मोलर्स रह गए। अब हमारी आने वाली जनरेशन में 2 मोलर्स रह जाएंगे। मतलब 2 दाढ़ें? यस, Like- 2 बड़ी दाढ़ें 2 छोटी दाढ़ें। अकल दाढ़ अच्छा। तो धीरे धीरे ऑब्सोलीट होनी शुरू हो जाएगी, हो रही है। तो अभी हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारा जॉ साइज है वो छोटा हो रहा है, विजडम टूथ को स्पेस पूरी नहीं मिल रही। अगर हमारा विजडम टूथ प्रॉपरली अलाइंड है तो उसको बिल्कुल निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अलाइंड नहीं है, वो टेढ़ा है या साथ वाले टीथ पे प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि जब हमारा विजडम टीथ अगर टेढ़ा आ रहा है ना, जैसे हम मोस्टली देखते हैं कि 12-13 साल की एज में हम बच्चों के अलाइनर करवा देते, टीथ अलाइन करवा देते हैं ब्रेसिस के साथ। लेकिन जब वो बड़े होते हैं, उनके परफेक्ट टीथ हो गए, समझ लो ऑर्थोडोंटिस्ट ने बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट कर दी, जब बड़े होते फिर दांत टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, जब हमारे विजडम टीथ टेढ़े निकलते हैं तो हमारे टीथ पे वो प्रेशर डालते हैं। जब वो प्रेशर डालते हैं धीरे 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 ओवर द ईयर्स हमारे दांत फिर से टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। हमें वो टेढ़े टीथ हैं वो निकलवाने चाहिए। अगर सीधे दांत हैं, अगर विजडम टीथ के लिए स्पेस इनफ है हमारे जॉ में, वो अपनी अलाइनमेंट में प्रॉपर आए हैं, फिर उनको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे टीथ टेढ़े थे, विजडम टीथ, तो मैंने अपने निकलवा लिए। मुझे 17-18 ईयर्स हो गए निकलवाए, और मैंने तब से कसम खा ली जिसके भी टेढ़े दांत है सबके निकाल देंगे, अकल दाढ़े, किसी की अकल छोड़नी नहीं। सो अगर जो एक बच्चा है, आई थिंक 14 ईयर्स तक उसके सारे दांत आ जाते हैं। सेकंड मोलर्स तक आ जाते हैं, थर्ड मोलर 17 ईयर्स की एज के बाद इरप्ट होना शुरू होता है। ठीक है, तो उसके बाद दे शुड कम टू यू। एक एक्सरे करवाओ, ओपीजी करवाओ, फुल माउथ फुल जो एक्सरे जो होता है उसमें पता चल जाएगा टीथ कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो एंड देन आप उसके आपके हिसाब से हर बच्चे को ब्रेसल्स लगने चाहिए? नहीं, जिसकी अलाइनमेंट ख़राब है। हमारे एक पेरेंट पे टीथ का साइज़ जाता है, एक पेरेंट पे जॉ का साइज़ जाता है। अब हमारे जो बच्चे हैं वो अपने बचपन में कितना प्रोसेस्ड फूड, कितना जंक फूड खाते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी अलाइनमेंट कैसी रहेगी, उसकी जॉ की ग्रोथ कैसी रहेगी। तो अगर आपके बच्चे ने बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाया है, जंक फूड खाया है, कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं, तो डेफिनेटली उसको रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उसके सॉरी आपने बीच में बात करी थी कि सॉफ्ट फूड की। मैं एक बुक पढ़ रही थी कि पहले के जो लड़के लड़कियां थे दे हैड ब्यूटीफुल वाइट जॉज, क्योंकि वो लोग गाजर, गन्ना, रॉ फूड्स खाते थे। एग्जैक्टली, शुगर केन। एंड अब हम सॉफ्ट फूड्स खाते हैं जिसके कारण हम लोगों की फेशियल फीचर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, बिकॉज बिग जॉ लाइक एंजेलिना जॉली या जैसा प्रणव का है, यू नो, दे आर एक्चुअली बिग, दे हैंडसम, यू नो, द फेशियल फीचर्स आर वेरी हैंडसम। तो आपके हिसाब से अगर हर माँ, अब मैंने सोफ़ी के साथ ये किया था, मैंने सोफ़ी को कभी भी टीथिंग के लिए टीथर नहीं दिया। आई गेव हर गाजर, यू नो, मुश्किल होता था। उसका एक चैलेंज क्या होता है कि बच्चा अटक सकती है। सो यू नो, मैं किचन में काम करती थी, मैं उसको गाजर दे देती थी, वो बाइट करती रहती थी, बट मेरा ध्यान, पता नहीं क्यों, हेल्थ के लिए कुछ भी करो उसका एक प्राइस है, तो मेरा ध्यान हमेशा सोफ़ी के ऊपर रहता था कि कहीं इसके गले में ना आ जाए। फिर मैंने कहा यार मैं 100 बार देख लूँ, जब गले में अटकेगा तो देखा जाएगा। तो बट इट हेल्प्ड हर, शी हैज़ अ बिग जॉ नाउ। तो ये जो जॉ बच्चे का डिसाइड होता है, ये पहले डिसाइड हो जाता है या ये आप बाद में जब बच्चा पैदा होता है आप उसको अगर ये हार्ड फूड्स दो, ये बाद में स्ट्रक्चर बनता है? जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतनी मसल्स बिल्ड होंगी। जब हम रॉ फूड खाते हैं वो ज़्यादा प्रेशर वाला होता है, उसमें हमारी मसल्स की एक्टिविटी बढ़ती है। जितनी मसल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी उतनी ही बोन की ग्रोथ बढ़ेगी। और बचपन से मुझे मेरे पेरेंट्स कहते रहते थे भाई तू लटक ले लटक ले लटक ले, हमने लटके ही नहीं। आपके हिसाब से हम लंबे ही नहीं हुए। नहीं, लटकने से लंबे हो जाते हैं। हमारे दिमाग में तो है ना। नहीं, मैं नहीं मानती ये चीज़। मेरे को ये लगता है कि लटकने से आपकी जो पूरी पोटेंशियल है आप वहाँ तक रीच कर जाओगे, विच वुड बी लाइक मे बी 1-2 इंचेस मोर। बट देन मेरे हिसाब से तो हाइट
पेट में डिसाइड हो जाती है, हो जाती है, बट फिर भी इसका इम्पैक्ट तो आता है ना, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी को पुश तो कर रहे हैं ना। अब फॉर एग्जांपल आपने वो ट्राइब देखी होगी जिनके नेक बहुत लंबे होते हैं। वो कैसे लंबे होते हैं? वो रिंग्स डालते हैं, जितने रिंग्स डालते जाएंगे वो लंबे होते जाएंगे। ओ यस, ऐसे थोड़ी ना कि वो पेट में ही डिसाइड हो गया था कि उनकी नेक लंबी होगी। यू हैव टू डू सम एफर्ट्स फॉर दैट। ओके, तो सब माओं को अपने बच्चों को गाजर और क्या दे सकते हैं? कोई भी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं दे सकते हैं खाने के लिए। और एप्पल अगर एप्पल बाइट करने के लिए, पियर बाइट करने के लिए दे सकते हैं। इवन बेर बेर भी दे सकते हैं, जो जो मतलब काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट बेर बहुत अच्छी चीज़ है। आई लव बेर। और मैंगो चूसने के लिए दे सकते हैं, उससे भी उससे भी इनकी ये पूरा मसल्स डेवलप होती हैं। अच्छा, ये जो फेस योगा आजकल आ रहा है, लड़कियां सुंदर होती जा रही हैं फेस योगा से, बूढ़ी नहीं हो रही हैं। सो मतलब ये सब काम करता है। यस। तो पहले हमारी ईटिंग हैबिट्स ही, पहले चिकन नॉन वेज कितना खाते थे, एनिमल्स की फीड बहुत थी, तो वो कितना हार्ड मांस खाते थे। वो इतना कुक थोड़ी ना खाते थे हमारे जैसे बहुत सारा कुकड है। टाइम। थोड़ा रेयर स्टेक तो वो खाते थे। प्रॉपर खाते थे, उसको च्यू करके खाते थे, तो उनकी मसल्स की बिल्डिंग बहुत हैवी होती थी। प्लस वो खुद भाग कर हंट करके खाते थे। फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा होती थी लोगों। मैंने क्या किया, एक एड आ रही थी इंस्टाग्राम के ऊपर, जॉ ट्रेनर। वो क्या करते हैं, एक 3 तरीके के होते हैं। पहले एक ब्लू होता है, फिर रेड होता है, फिर ब्लैक होता है। ब्लू में भी 1 मतलब ऐसे वेट बढ़ता रहता है, आप उसको यहाँ रखते हो और ऐसे ऐसे करते हो और आपका ये जॉ स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने वो देख के तीनों खरीद लिए एंड उसके बाद अपने वर्किंग डेस्क के ऊपर मैंने रख लिए। पहले मैंने एक किया काफ़ी दिन तक, फिर वो मुझे सॉफ्ट लगने लग गया। सो यू हैव टू डू लाइक दिस। फिर मैंने दूसरा किया। मतलब ये मसल इतना मेरा ओवर डेवलप, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वो इतना ओवर डेवलप हो गया था कि मेरा चिन शॉर्ट लगने लग गया था। एंड देन आई स्टॉप डूइंग इट। अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया वो करना। मतलब फेशियल मसल्स जैसे वेट उठाने से आपका बॉडी ट्रेन होती है, सो डेफिनेटली आपकी फेस भी होती है। बट आपका जॉ भी, टीएमजे भी उसको बियर करने वाला होना चाहिए। ओ नहीं तो अगर हड्डियाँ ही वो है तो। अगर आपके दांत टेढ़े हैं, आपने जॉ का साइज बढ़ा लिया, तो फोर्सेस का इम्पैक्ट और बढ़ जाएगा। ओह, आई थिंक मेरे साथ ये हुआ था, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक माई फेस एट ऑल। सो मैंने इसलिए चैनल पे बोला है क्योंकि एक बार मैंने इन लोगों को बोला था वो खरीदो, एंड बाद में आई डिड नॉट लाइक माई फेस एट ऑल। लेकिन मैं बाद में लाइव नहीं आई ये बोलने के लिए कि मत खरीदो, यूज़ नहीं, करो। आप अलाइनमेंट पूरी कर लो, उसके बाद स्टार्ट करो। एंड वो जॉ स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। आप समझो ना, आपके अगर टीथ अलाइंड प्रॉपर नहीं है, उन पे फोर्सेस पहले ही हाई हैं, आप मसल्स की एक्टिविटी से, जॉ की ग्रोथ से, स्ट्रॉन्ग करने से मसल्स उसके टीथ पे फोर्स और बढ़ा दोगे, उसका और नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। आपका फोर्सेस का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। आपका जब अलाइनमेंट कंप्लीट होगी तब हम फिर से दोबारा स्कैन्स करेंगे, आपकी अलाइनमेंट चेक करेंगे, फोर्सेस का बैलेंस चेक करेंगे। अगर मुझे लगा कि आपके टीथ कहीं से अगर कोई घिस गया दांत, तो वो अब टूथ पे प्रेशर ठीक रह ही नहीं सकता, फिर मैं आपको बोल दूंगा कि आप जॉ ट्रेनर नहीं यूज़ करो। ठीक है, अदरवाइज यूज़ कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आपके टीथ पे फोर्सेस का बैलेंस प्रॉपर है। अनवांटेड फोर्सेस अगर हैं आपके टीथ पे तो वो और बढ़ जाएंगी। तो सो गाइस, मेरे हिसाब से जो भी लोग फेस योगा कर रहे हैं एंड उनका अलाइनमेंट सही नहीं है, देन इट वुड नॉट लुक गुड ऑन यू, बिकॉज काम तो सेम ही हो रहा है फेस योगा से, फंक्शनिंग खराब होगी और फंक्शनिंग खराब होगी। ओह गॉड। ओके, सो सारे चीज़ें मुड़ के वापस फोर्सेस को बैलेंस करने से आती हैं। ओके, मतलब मेरी जो कोशिश है, आई एम जस्ट फॉलोइंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑल्सो। तो अगर हम अनवांटेड फोर्सेस डालेंगे तो बॉडी भी अनवांटेडली रिस्पॉन्ड करेगी। मेरे को एक वीडियो याद आया डॉक्टर संजय का। सो गाइस, डॉक्टर संजय इज ऑल्सो वेरी रिनाउंड डॉक्टर, फंक्शनल डेंटिस्ट इन दिल्ली। तो मैं उनसे, मेरे को मज़ा आता है उनसे, गई 4-5 घंटे बातें की, कंसल्टेशंस की। सो ही शोड मी वीडियो ऑन स्क्रीन। एक लेडी थी, वो टेढ़ी चल रही थी। उन्होंने उनको चेयर पे बिठाया, उनके फोर्सेस को इनविजिलाइन से नहीं ठीक किया, थोड़ा सा दांत घिसाया। के किया। पहले उन्होंने स्कैन लिया कौन कौन से दांत को उन्होंने स्केल करना है, करा, एंड उसके बाद उसने कहा बीबी जी चलो, एंड उनका फिर वीडियो लिया एंड उन्होंने मुझे दिखाया बिफोर आफ्टर। वहाँ पे वो टेढ़ा चल रही है, वो 30-40% इम्प्रूव हो गया।
बिकॉज ऑफ दैट फोर्स। बैलेंसिंग ऑफ द टीथ। तो आप कई बार ऐसा भी करते हो कि जब कोई आता है तो आप उनको इनविजिलाइन नहीं देते हो, सिर्फ स्केलिंग कर देते हो, जैसे डॉक्टर संजय ऐसे करते हैं? मैं थोड़ा कंजर्वेटिव चलता हूँ, ही इज़ माई मेंटोर ऑल्सो। या इज अमेजिंग। तो मैं पहले टीथ को ग्राइंड करने से पहले चेक करता हूँ कि मुझे मतलब नॉन इन्वेजिवली कि इसको मैं ठीक भी कर सकता हूँ या नहीं। अगर मैं ठीक कर सकता हूँ तो मुझे घिसाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर मैं अलाइनर से ठीक करूँगा। क्योंकि अगर मैंने दांत तो पहली बॉडी ने घिसाए हुए हैं, मैं और घिसाऊंगा तो और इम्पैक्ट ना आ जाए फ्यूचर में। मैं अभी दुबई आई हूँ, सो इट्स द ब्यूटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एवरी सेलिब्रिटी। दुबई कैसा है, वहाँ पे जो काम सेलिब्रिटीज़ करते हैं नॉर्मली वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पे वो नॉर्मल लड़की जो बैंक में बैठी हुई है उसने भी किया हुआ है, यू नो। तो वहाँ पे हर चीज़ नॉर्मल है। तो वहाँ पे ये जो विनियर्स हैं वो सबने लगाए हुए हैं। टू बी फ्रैंक, मैं जब विनियर देखती हूँ 1 मिनट में समझ आ जाता है कि ये नकली, मतलब इंसान की जो मेरी नज़र है उसके फेस पे, उसके फीचर्स से, उसकी आंखों से हट के सीधा दांत पे अटक जाती है, यू नो। बट फिर मैं ये सोचती हूँ कि सारे सेलिब्रिटीज़ ने करा रखे हैं, बट जब ये और डार्क येलो होते गए और मैंने आपकी तरह नहीं, जैसे आपने मुझे बोला ध्यान रखो, लेट्स से मैंने नहीं ध्यान रखा, तो विनियर्स करने चाहिए नहीं करने चाहिए? विनियर्स भी अगर आपके टीथ की रूट्स अलाइंड हैं तभी सक्सेसफुल रहती हैं फंक्शनिंग में। अगर तो सिर्फ एस्थेटिक्स की बात करें तो विनियर्स जैसी एस्थेटिक्स किसी की नहीं है। सेरेमिक विनियर्स दे आर द बेस्ट, ईमेक्स, है ना। बट कहीं ना कहीं फंक्शनिंग कहीं किसी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। मतलब तो मेरा बाइट फोकस करने का तरीका। टीथ का आपस में मिलने का तरीका जो आपकी सारी बॉडी की अलाइनमेंट डिसाइड करती है, आपकी बॉडी की सारी फंक्शनिंग डिसाइड करती है। मेरा फोकस फंक्शनिंग पे होता है, एस्थेटिक्स पे नहीं होता। बट विनियर्स कितने % चांस है कि गड़बड़ हो जाएगा और कितने % चांस है कि रहेगा? मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ लास्ट स्टेज तक ना करूँ। ओके। सिर्फ वो एस्थेटिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं। फंक्शनिंग कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो ओवर द टाइम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। लेकिन फंक्शनिंग छोड़ के लेट्स से हमने एक दांत घिसा दिया, वी, एंड उसके ऊपर हमने ऊपर veneer लगाया। विनियर्स लगा Yes. दिए, तो आप मतलब जब तक हम बहुत बूढ़े नहीं होते, 90 ईयर्स के नहीं होते, वो चलेंगे विनियर्स? अगर देखो आपके टीथ ऑलरेडी ये ट्रीजन दांत घिस चुके हैं, जो फंक्शनिंग आपके टीथ ने करनी थी, अगर वो हम वेनियर से कर पाते, कई बार वेनियर ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि उनकी फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं फोर्सेस का इम्बैलेंस रह जाता है। तो अगर वो ब्रेक हो गए तो दिक्कत आती है, अगर ब्रेक नहीं हुए तो फिर वो लास्ट लॉन्ग करता है। ओके, तो आपका ये कहना है कि अगर कोई विनियर्स लगाने वाला है पहले आके अलाइनमेंट करवा लो। अच्छा, एक चीज़ और, पल्लवी ने बचपन में, पल्लवी मेरी सिस्टर, उसने बचपन में ब्रेसेस लगाए थे, तो अभी भी लाइक 20 ईयर्स नाउ उसके पीछे एक तार है ताकि वापस ना दांत चले जाएं। तो जब आपके इनविजिलाइंस जो आप देते हैं कैप्स, जब वो निकल जाएंगी तो वापस दांत नहीं चले जाएंगे अपनी पोजीशन पे? चले जाएंगे अगर फोर्सेस मैं पूरी मेंटेन ना कर पाऊंगा तो। अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस कर पाऊंगा, देखो अलाइनर्स के साथ ऐसे नहीं कि 100% बैलेंस हो जाएगा, 70-80% बैलेंस हो जाएगा, 20% हमें ट्विकिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कैनाइन घिस गया है तो उसको मैं लाइनर्स के साथ डेवलप नहीं कर सकता। मेरा एक कैनाइन टेढ़ा था सिर्फ, जिसके कारण मुझे माइग्रेन्स और सर्वाइकल के इश्यूज थे, लेकिन उसको कंपेंसेट करते करते मेरा दूसरे कैनाइन की टिप फ्लैट हो गई थी। अब मैंने टीथ अलाइन करवा लिए, लेकिन जो फ्लैट टिप थी वो तो मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए फिर मैंने कंपोजिट फिलिंग्स की। 2017 में मैंने ब्रेसेस उतरवाए थे और उसके बाद मैंने कैनाइन को बिल्ड किया था जो आज तक चल रहा है। जो फिलिंग मैं पहले करवाता था कैनाइन की, तो कभी 15 दिन चल गई, 3 मंथ्स चल गई, 6 मंथ से ज़्यादा कभी नहीं चली। वही फिलिंग आफ्टर माई अलाइनमेंट 7 ईयर्स से चल रही है। ऑसम, ग्रेट। तो हमें वो ट्विकिंग करनी पड़ती है। ओके, सो अगर किसी को इनविजिलाइन करवाने हैं वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इनविजिलाइन हमारी जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो हम फंक्शनल लाइनर्स के साथ करते हैं। हम क्लियर फंक्शनल लाइनर्स यूज़ करते हैं
हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी उनसे काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, परफेक्ट, ठीक है। जिसमें और हम फोर्सेस को। अगर किसी ने इनविजिलाइन करवानी है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? मैम इनविजिलाइन भी हम करते थे, लेकिन क्या है ना कि अब हम बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। गॉट इट, ठीक है। आपको फंक्शनल चीज़ों मुझे से फंक्शनिंग ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा तो चाहिए। मैं अपने हिसाब से सारा कुछ करता हूँ, क्योंकि किस टूथ को कितना कब मूव करना है वो मैं डिसाइड करता हूँ। We are coming to the end of the podcast. Can you tell us some success stories जिनको ट्रेडिशनल डेंटिस्ट्री से नहीं आराम आया, फिर वो आपके पास आए एंड देन दे सॉ गुड रिजल्ट्स? कोई भी सक्सेस स्टोरीज? ऐसे तो हम रूटीन में बहुत, ये रूटीन ही है जो बहुत सारे हम पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, बट मैं अपनी जब 7 इयर्स पहले की एक पेशेंट का आपको बताऊंगा। शी वाज लिविंग इन नोएडा, तो वो मेरे डिजिटल मार्केटिंग हैंडल कर रही थी, मेरे जो टीएमजे के, जब मैंने टीएमजे की अवेयरनेस शुरू की थी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स की, तो वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग मेरी करती थी। वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बना रहे थे उनको, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू थी चीज़, तो यहाँ पे लोगों को कंसेप्ट ही नहीं था ये है क्या चीज़। तो इसके बारे में सर्च करने पे भी कुछ ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं थी, तो हम डेवलप कर रहे थे। मे बी आफ्टर 6 मंथ्स उसने मुझे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो आई थॉट कि चलो हो सकता है कोई इशू होगा फैमिली में, कुछ होगा। तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ निकल गया, तो आई कॉल्ड हर अप, शी डिडंट रिसीव माई कॉल। फिर उसके हस्बैंड को कॉल की मैंने, तो उसने मुझे बोला कि भाई उसकी तो हालत ही बहुत ख़राब है, वो तो 1 महीने से बेड से ही नहीं उठी। वो जैसे ही उठती उसको लगता है मैं राइट साइड को टेढ़ी को गिरी जा रही हूँ। तो दे इवन वेंट टू मैनी बिग हॉस्पिटल्स इन देयर विसिनिटी। वो बड़े हॉस्पिटल्स में जाके सिटी स्कैन भी करवा ली, एमआरआई करवा ली, ईएनटी वालों को भी चेक करवा लिया, मतलब उनको जो भी पॉसिबिलिटी दिखी उन्होंने हर जगह पे चेक करवा लिया। एंड शी वाज पॉपिंग अराउंड 12 to 13 टैबलेट्स एवरी डे। चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग्स आ रही हैं, नोजिया फील हो रहा है, कुछ खाया नहीं जा रहा। तो उसकी टोटल लाइफ चेंज हो गई थी। शी वॉज ऑन द बेड, उठती थी उसको लगता है मैं राइट साइड को गिर रही हूँ, और मैं फोर्सेस, उठने पूरी नहीं, बॉडी की फोर्सेस खराब हो गई। फोर्सेस ख़राब हो गई, इम्बैलेंस भी हो गया बहुत हाई। तो मैंने कहा भाई उससे बात करवा मेरी, उसने इतने ग्राफिक्स मेरे लिए ये बनाए हैं। आई नो योर नेचर, आप हमारे साथ भी बहुत दिल से फॉलो अप करते हो, आई कैन टोटली रिलेट। तो उसको फिर मैंने समझाया, मैंने उसको बोला कि आप ऐसा करो, एक दिन के लिए जैसे मर्जी मेरे पास आ जाओ, तो मैं एक ट्रायल करूँगा विदाउट टचिंग योर टीथ, एक ट्रायल करूँगा, अगर आपको उससे इम्प्रूवमेंट आई तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप टैबलेट्स तो खा ही रहे हो। तो शी हैड एक स्लीपिंग पिल ली, क्योंकि वो ट्रैवल तो कर ही नहीं सकती थी। 1-2 टैबलेट्स ली उसने, और ड्राइव करके वो जलंधर आ गए। उसको मैंने एक सेशन दिया हाफ एन आवर का, टीथ की अलाइनमेंट का, समझ के कहाँ पे क्या प्रेशर का इम्बैलेंस है। तो जैसे ही उसका मैंने वो सेशन दिया हाफ एन आवर में, उसको इमीडिएटली रिलीफ मिल गया। आपने एक वो बनने में इतने दिन लग जाते हैं, आपने कैसे एक दिन में किया? नहीं, उसकी इशू क्या थे कि उसका एक क्राउन लगा हुआ था फर्स्ट मोलर का, वो इम्बैलेंस में था। उसकी बैलेंसिंग की, बाकी जो टीथ की थी हल्की फुल्की बैलेंसिंग की, स्केलिंग करके? स्केलिंग नहीं की मैंने। मोस्टली क्या होता है जब हम दांत घिसाते हैं ना, आपस में मिलाते हैं, थोड़े बहुत रफ हो जाते हैं। राइट राइट जब राइट। रफ होते हैं तो जब हम स्लाइड करते हैं टीथ को, क्योंकि हमारे जॉज ऐसे नहीं बंद होते, सीधे बंद नहीं होंगे दांत, हमेशा एक एनवेलप ऑफ मोशन होता है, स्लाइड करके वो मूव करते हैं। जब हम स्लाइडिंग मोशन आता है, जब दांत घिसते हैं आपस में, वो रफ हो जाती है सरफेस। मैंने सिर्फ उसको पॉलिश किया, और जो टूथ उसका जो क्राउन का जो टूथ पोर्सलेन था वो चिप ऑफ हो गया था, उसको टेम्परेरी बिल्ड किया मटेरियल से, उसी से उसको बिल्कुल फ़र्क पड़ गया इमीडिएटली विद इन आफ्टर हाफ एन आवर। मैंने कहा कोई बात नहीं, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करो, आप घर जाओ, कल मिलते हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग दे केम टू मी। मैंने उनसे कोई कॉल नहीं की, मैंने कहा अभी इमीडिएटली रिएक्शन मैंने लेना ही नहीं, कई बार बंदा ओवर एंथुजियास्ट कर जाता। तो नेक्स्ट मॉर्निंग शी टोल्ड मी दैट उसने कोई टैबलेट ही नहीं खाई जाके, एंड शी वाज फाइन। उसके मतलब बाद मैं यूनिवर्स का कितना बड़ा हाथ सोच रही हूँ कि यूनिवर्स ने उसको ये प्रॉब्लम देनी थी और उन्होंने आपके यहाँ उनको जीटी ग्राफिक डिज़ाइनर बनाया
ओके, एंड आपने क्या बोला, TMJ? यस, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स। ये क्या होता है? ये लाइक गाइज, आई नो एवरीथिंग दिस टाइम। मैं ये बन के कर रही हूँ कि आप लोग हो, तो मी एंड समीर वी हैव लॉन्ग लॉन्ग कन्वर्सेशंस। मैं जब जलंधर आती हूँ, एक एक दो दो घंटे हम लोग बातें करते रहते हैं। सो ही इज़ माई मेंटर टू व्हेन इट कम्स टू ओरल हेल्थ। तो वी हैव लाइक, सो राइट नाउ इफ आई से ये क्या होता है वो क्या होता है, इट्स आई एम पोर्ट्रेइंग यू गाइज। सो TMJ क्या होता है? हमारा जो जॉइंट होता है जॉ का, जब हम मुंह खोलते हैं, बंद करते हैं, कुछ खाते हैं या बोलते हैं, तो हमारे जॉइंट के बीच में एक डिस्क होती है जो साथ में मूव करती है। हमारे टीथ की अलाइनमेंट डिसाइड करती है कि वो डिस्क कैसे मूव करेगी। जैसे हमारी कार की सस्पेंशन होती है, दोनों साइड्स पे सस्पेंशन होती है। अगर एक कार का टायर आउट ऑफ बैलेंसिंग है, वो धीरे धीरे सारी सस्पेंशन ख़राब कर देगा अगर हम उसको ठीक नहीं करवाएंगे। ऐसे ही अगर हमारे टीथ की अलाइनमेंट एक साइड से भी ख़राब है, तो धीरे धीरे हमारी दोनों डिस्क की मूवमेंट को चेंज कर देगा। अब वो मूवमेंट जो है हमारे TMJ में, जो डिस्क है TMJ के अंदर वाली साइड टुवर्ड्स आवर ब्रेन, 17 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास करती हैं जो ब्रेन को हमारी बॉडी से कनेक्ट करती हैं। अब ड्यूरिंग जॉ मोशंस, अगर वो डिस्क अपने रेगुलर मोशन की जगह अंदर वाली साइड को पुश होनी शुरू हो गई, स्लिप होनी शुरू हो गई, तो वो डिस्क बार बार जिस भी नर्व को या ब्लड वेसल को बार बार वो स्ट्राइक करती जाएगी, वो वाली नर्व या ब्लड वेसल का बॉडी में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली थ्योरी दी थी डॉक्टर संजय अरोड़ा ने। हमारे डॉक्टर संजय? हमारे डॉक्टर संजय। वाओ, तो अमेजिंग। जो भी आपकी समझो कि अगर आपके वेगस नर्व, हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम मानते हैं, वैसे तो काफ़ी सारी हैं जो कैरोटिड आर्टरीज हैं और भी सारी हैं। वेगस नर्व पे मैं क्यों बात करना चाहता हूँ, अगर वेगस नर्व बार बार वो स्टिमुलेट होती रहती है, वेगस नर्व का जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बिल्ड करती है, लेकिन उसका सबसे ज़रूरी काम क्या है, जो मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है, वो स्टमक में एसिड रिलीज़ करने के लिए गाइड करती है। रियली? अगर हम खाना खा रहे हैं, हमारे टीथ पे फोर्सेस आ रही हैं, पर्टिकुलर प्रेशर पे आके वो वेगस नर्व ट्रिगर होती है कि हम खाना खा रहे हैं, और हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि फूड हमारे स्टमक में पहुंचने से पहले पहले एसिड रिलीज़ होना चाहिए, तभी फूड डाइजेस्ट होगा। नहीं है तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी। जब हमारे टीथ टेढ़े मेढ़े हैं, या हम घिसाते हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रेशर ज़्यादा डालते हैं, या ब्रक्सर्स जो होते हैं, उनकी वेगस जो नर्व है वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। जब वो एक्टिवेट होती है, अगर हम नहीं भी कुछ खा रहे तो भी हमारे पेट में एसिड रिलीज़ हो जाता है। फिर हमें एक्चुअली जब मील्स के टाइम पे जितना एसिड चाहिए उतना एसिड रहता नहीं है बॉडी में, क्योंकि बॉडी की एक वॉल्यूम होती है कि इतनी वॉल्यूम 24 आवर्स में सिक्रीट कर सकती है। हमारी मील्स अगर 4 मील्स में ले रहे हैं, ये मेरी हाइपोथेसिस है, अगर 4 मील्स ले रहे हैं हम, और हमारी बॉडी 100 यूनिट्स ऑफ एसिड प्रोड्यूस कर सकती है 24 आवर्स में, तो वो 4 मील्स के ड्यूरिंग 25 यूनिट्स सिक्रीट करेगी। लेकिन अगर हमारे टीथ का इम्बैलेंस है, या हमें स्ट्रेस ज़्यादा है, हमने दांत दबाए, वो प्रेशर, जिस प्रेशर पे हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होनी थी उससे ज़्यादा आ गया, चाहे हम फूड नहीं भी खा रहे, जो एक्चुअली जब हम फूड खा रहे हैं तब एक्टिवेट होना था। अगर हम फूड नहीं भी खा रहे, इम्बैलेंस है, अनवांटेड फोर्सेस है हमारे टीथ पे, प्रेशर बढ़ गया, तो वो एक्टिवेट हो गई, तो उसने पेट में एसिड रिलीज़ कर देना। TMJ के सिम्टम्स क्या होते हैं? TMJ में पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, वही मैंने आपको जैसे बताया, हेडेक्स हो सकती हैं, सर्वाइकल इश्यूज हो सकते हैं, एसिड्स की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, डाइजेशन के इश्यूज शुरू हो जाएंगे, लोअर बैक के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पाइनल नर्व भी जाती है जो स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, उस पर भी इम्पैक्ट आता है। इवन नी जॉइंट पेन्स, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, तो हार्ट आप, रेट। ओके, तो जो आपने अभी तक सारी बात बताई हमें, इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस, उसी को ही TMJ कहते हैं। उसी के कारण TMJ खराब होता है। द रूट कॉज इज आवर टीथ। ठीक है। ये एक नेक्स्ट डोमिनो इफेक्ट है उसका। अच्छा, तो TMJ का ट्रीटमेंट और आपकी जो इम्बैलेंस फोर्सेस हैं, उन दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट। गॉट इट।
लास्ट क्वेश्चन आपको, आई नो दिस इज नॉट फॉर डेंटिस्ट्री बट मे बी यू हैव एन आंसर, वेगस नर्व को कैसे ठीक किया जाए थ्रू अलाइनमेंट? यस, आई ऑल्सो गिव ओजोन इंजेक्शंस कहाँ पे? यहाँ पे TMJ में। उससे भी जो मसल्स में जो मसल्स की बेसिकली हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना, जब ज़्यादा ओवर मूवमेंट होती है, तो उससे भी वेगस नर्व पे इम्पैक्ट आता है। तो अगर ये जॉ की मसल्स ही ऐसी मसल्स हैं जो हर वक्त काम करती हैं, आप रात को सो भी रहे हो तो भी आपकी जॉ की मसल्स वर्क कर रही हैं। जॉ की एक ही मसल वर्क करनी चाहिए कराटे 4 मारने में। मसल्स में। कराटे मारे तब भी कुछ भी, एक 4 मसल्स होती हैं मैस्टिकेटरी मसल्स, एक मसल जो है लेटरल टेरिगॉइड वो 24 आवर्स वर्किंग होती हैं। लेकिन जब आपका टीथ का इम्बैलेंस है तो आपकी बाकी तीनों मसल्स भी हाइपरट्रॉफी में आ जाती हैं, वो भी वर्किंग में आ जाती हैं। जब ओवर वर्क होती हैं तो उनमें ओवर मसल की एक्टिविटी हो गई। ऑब्वियसली अगर आप मसल की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा चलती रहेगी, उसकी कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो जिसकी हम टीथ की अलाइनमेंट कर देते हैं उनमें एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वेस्टेज ऑफ एनर्जी कम हो जाती है। अब मैं सीरियसली लगाऊंगी। अभी तक मुझे कोई भी रीज़न नहीं मिला था, क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है मेरे टीथ अलाइंड हैं, बट जब भी कोई बात एनर्जी की करता है, बिकॉज मुझे इतने सारे सपने हैं, ये पूरा करना है, वो पूरा करना है, फिर मैं पीछे भागती हूँ। सो हर इंसान बिकता है, पता होना चाहिए कि कैसे खरीदना है, तो मुझे कोई एनर्जी से खरीद सकता है। अब मैं सीरियसली लगाऊंगी। मैं लाई हूँ दुबई से, ओके, वो डब्बे में पैक पड़े हैं, मैंने अभी तक खोले नहीं यार, लग जाएंगे यू नो, क्योंकि पता है क्या है, ये टीथ की अलाइनमेंट को ना, मतलब ऐसा है कि लोग इसको हमेशा से ही ब्यूटिफिकेशन से करते हैं। Yes. यार लड़की की शादी नहीं होगी, कैसे टेढ़े दांत मेढ़े के- दांत है। अब मुझे आपने पूरा अच्छे से कन्विंस करके, और मैं इस साइंस से बहुत कन्विंस्ड हूँ, आपसे मिलने से पहले कन्विंस्ड हूँ। ये तो शुक्र है भगवान का कि जलंधर में कोई ये सब कर रहा है, तो मेरे लिए आसान हो गया। बट मैं बहुत पहले से कन्विंस्ड हूँ, इवन सोफ़ी के पैदा होने से पहले 10-15 साल से कन्विंस्ड हूँ। बट मैं इतनी रेगुलर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि इसका अफेक्ट एनर्जी से हो सकता है। सो डेफिनेटली नाउ आई एम इन। मैं आज ही जाते ही ब्रश करके गेट माई aligners back on aligners work. back on work. So yeah, thank you Sameer, thank you so much. So guys, हम डॉक्टर समीर का एक क्लिनिक जलंधर में है एंड एक क्लिनिक अब चंडीगढ़ में है। हम दोनों क्लिनिक्स का एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप ट्रस्ट में ज़्यादा मत तंग करना डॉक्टर समीर को, बिकॉज अगर आप लोग ज़्यादा टाइम ले लोगे देन ही विल गिव मी लेस टाइम and I get lot of attention from Dr. Sameer when I'm here. So please check this out, and thank you so much coming, and thank you so much for doing such a noble work. आज जब आपने WhatsApp के ऊपर लिखा कि मैंने कुछ लिखा, इन्होंने आगे से इमोजी बना दी हाथ की, तो मैंने कहा कि आप मंदिर में बैठे हो, तो इन्होंने कहा मेरा क्लिनिक ही मेरा मंदिर है, and I totally believe he treats people that way. So highly obliged to be connected with you, Dr. Sameer. Thank you so much.